होमवर्क दिया था कुछ? बिगनर बॉक्स 5 दिया था क्या? बताओ क्या करना था उसमें। बिगनर बॉक्स 5 का एक क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, जल्दी जल्दी दो मॉड्यूल, कोई एक मॉड्यूल दो। बिगनर बॉक्स 5, 5। 5 का शुरुआत वाले इनिशियल क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट पूछ रहा है एक ऑनलाइन वाला बच्चा। बिगनर बॉक्स 5 का 8 में क्या करना, व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे दिए, उनके बीच डिफरेंस बताना है और चार्ज से डिस्टेंस भी दी हुई है। ये तो हो जाएगा ना। पोटेंशियल हम लोग ने पढ़ लिया था ना, के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है। तो -5.5 माइक्रोकूलम चार्ज से टू डिस्टेंसेस दे रखी हैं, दोनों पॉइंट्स पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है और फिर माइनस कर देना है। ठीक है, किसमें से किसको माइनस करेंगे? बिटवीन टू पॉइंट्स V10 और V20 में से किसको आगे रखोगे? साइन का प्रॉब्लम होने लग जाएगा ना आंसर में, किसमें से किसको माइनस किया जाए। तो देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, हमको कहा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब VA माइनस VB फाइंड करना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो VA माइनस VB। उसने बोला फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर वाला पोजीशन एंड 20 सेंटीमीटर वाला पोजीशन। जिसका नेम पहले लिखा है वो आगे रहेगा। ठीक है, दो पोजीशंस में हमें डिफरेंस निकालना है, V10 माइनस V20, ये करना है। कैसे करेंगे इसको? चार्ज हमें दिया गया है, V10 कैसे लिखोगे? V माइनस 5.5, माइक्रो है तो -6 लिख दोगे। डिस्टेंस भी दी गई है, एक है 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इसी तरीके से फिर माइनस करके दूसरा पोटेंशियल लिख देना, के क्यू अपॉन डिस्टेंस है 20। आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कर लोगे ना? 8 में कैलकुलेशन ज्यादा है क्या? क्या कर रहे हो, हायर पोटेंशियल? ये कर लोगे ना, सबका आंसर आ गया था। ऐसे ही किया था, V10 माइनस V20, यही किया ना। हाँ, फिर और क्या प्रॉब्लम है इसमें? 11 में, 11 कहाँ गया? इसमें बोल रहा है कि सेंटर पर हमें पोटेंशियल चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? आंसर रॉन्ग दे रखा है। कैसे लिखेंगे? जितने अच्छा, इसमें सारे चार्जेस नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा। सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है? साइड लेंथ अपॉन A बाय √2। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो के टोटल चार्जेस, सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पर है तो एक साथ सम कर लेते हैं। -10 है, एक -10 है, एक -5 है और एक -5 है, यही ना। इतने माइक्रो कुलाम है तो माइक्रो लगा देते हैं, अपॉन डिस्टेंस लिखेंगे A बाय √2। ए कितना है? 0.1 मीटर बाय √2। यही किया था, कैलकुलेशन सही से किया। आंसर क्या है फिर? इसमें क्या दिया, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। इनकी सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं ना तुम लोग को, मॉड्यूल के सॉल्यूशन अवेलेबल है ना तुम लोग के पास, उस पे एलन प्लस में है। तुम लोग ने देखे नहीं होंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वहां पर। अच्छा, उसमें चेक करना। ये देखो, हाँ ठीक है, अगर तुमने यही किया है तो फिर आंसर इसका मतलब गलत दे रखा है। ठीक है, बिगनर, अच्छा बिगनर बॉक्स के नहीं होंगे एक्सरसाइज को। ये के टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रखी। सब लोग ने का आंसर नहीं बैठ रहा है इसमें। तो फिर कैलकुलेट, ये कुछ लोग मेरे को लग रहा है सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ लोग ये बैठे हुए हैं आराम से। सॉल्व किए थे इसको? अरे बनाते हो ना ये सॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज। चलो फिर ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ये करेक्ट कर लेना, ऐसे करके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, if the point were moved to 4 times initial distance, then what potential change will occur? ये ऐसे करा, एक चार्ज दिया है और पोटेंशियल दे दिया 10 kV। कोई एक पॉइंट है, पोजीशन है। पहला क्वेश्चन से ही सेकंड आएगा। 9 के फर्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया है, चार्ज दे दिया, तो डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट में डिस्टेंस निकालोगे, फिर लास्ट में सेकंड वाले में बोल रहा है अगर उसी डिस्टेंस को 4 टाइम कर दें तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा। तो के क्यू बाय आर होता है पोटेंशियल। डिस्टेंस को 4 टाइम कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, पोटेंशियल 1/4 हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो बता देंगे ना।
डिस्टेंस को 4 टाइम करना है तो पोटेंशियल के क्यू बाय 4 r करोगे तो 1/4 हो गया ना पहले का। पहले 10 किलो वोल्ट था तो अब 2.5 किलो वोल्ट ही रह जाएगा। डिक्रीज किया, कितना पोटेंशियल में चेंज कितना आ गया, 10 से 2.5 हो गया तो 7.5 का डिक्रीज हो गया। बिगनर बॉक्स में और कोई डाउट? 11 तक ही दिए थे ना? क्या कह रहे हो? फील्ड हाई से लो होता है, फिर क्या कह रहे हो? 8 का सेकंड, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल? माइनस चार्ज है साइन का, तो जब पास रहेंगे डिस्टेंस कम होने से मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, के क्यू बाय आर। आर रिड्यूस होगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, बट वो साइन की वजह से मैग्नीट्यूड, आर रिड्यूस होने से मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, के क्यू अपॉन आर। आर का वैल्यू कम, वैल्यू बढ़ जाएगी, बट वो माइनस साइन की वजह से उसको कम बोलेगी। तो नेगेटिव चार्ज के जितना क्लोज रहोगे उतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और नेगेटिव को तो फिर हम कम बोलते हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज के क्लोज आने से पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, कम हो जाए। तो दो जो पोजीशन क्लोज है उसका पोटेंशियल कम है डिस्टेंस वाली पोजीशन से। एक्सरसाइज में भी कोई दिया, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, यही दिया था ना बस। 11 का, बिगनर बॉक्स 11 का करेक्ट कर लेना। तुम लोग का आंसर क्या आया? 3.78, 3.78 आ रहा है। तो और इसमें क्या दिया है? 1 पॉइंट, ठीक है, तो 3.78 है ये बिगनर बॉक्स में भी, कुछ इसमें भी कह रहे हैं -3.78 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में कुछ नहीं पूछना ना? लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किए थे बताओ? रिंग में एक्सिस फॉर्म, उसका ग्राफ बनाए थे शायद, वो तुम लोगों को समझना था, ग्राफ बना कैसे। समझ आ गया वो कैसे बनाया हुआ ग्राफ? हम लोग ने देखा एक्सिस पर पोटेंशियल फाइंड किया ना रिंग का, क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही था। ऐसे करके हम लोग पोटेंशियल लेके इसका ग्राफ बनाया गया। इसको देखते हैं ये फॉर्मूला को, अगर x बहुत छोटा हो तो क्या होगा, x बहुत लार्ज हो तो क्या होगा? इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर हम लोग बहुत क्लोज हैं सेंटर ऑफ रिंग के तो क्या करें, इस x को यहां से रिमूव कर देंगे। फील्ड में तो ऐसा ही किया था, x स्मॉल था तो x को रिमूव कर दिया, लेकिन ऊपर उसमें ऊपर भी x था, इसमें तो इसको हटा देंगे x को तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो इस x को रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो x के साथ वेरिएशन कैसे देखेंगे? तो इसको कॉमन वगैरह लेके, अगर हम लोग इसमें से r कॉमन ले लें तो r बाहर निकाले, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट में से r बाहर निकलेगा, r बाहर निकलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर हाफ, यही है ना। रूट को हम लोग ने हाफ कह दिया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो v बन जाएगा के क्यू बाय आर, ऊपर ले जाके पावर को अंदर ले आओ तो 1 माइनस पावर कितनी, हाफ है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2r, ये बन जाएगा। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। जैसे हमें कोई बोले y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गया, कुछ भी यहाँ पर, जैसे मान लो a माइनस बी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह की इक्वेशंस लिखी, यहाँ से कोई कांस्टेंट लिखा है, ये सब पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला में स्क्वायर आता है और ये माइनस साइन आ गया, इसका मतलब उल्टा पैराबोला, ये पॉजिटिव होता तो ऐसा पैराबोला बनता, और यहाँ माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे माइनस आ रहा है एक्स के, तो ये उल्टा पैराबोला बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है। ये आगे वाला नंबर क्या बताता है? ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा। अगर ये ए नहीं होता तो ये एकदम ओरिजिन से स्टार्ट होता, ये आगे कुछ कांस्टेंट ऐसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड रहेगा, पैराबोला है ये समझ में आ रहा है ना। तो इसको देखते हुए तो हमें समझ में आ रहा है जो रिंग का ग्राफ है वो पैराबोलिक होना चाहिए इनिशियली, ठीक है। किस तरीके का बनना चाहिए? ऐसा उल्टा पैराबोला, ये शुरुआत में v वर्सेस x कर्व बना है, और फिर बहुत आगे जाकर x की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें तो हाइपरबोला। इफ x इज वेरी हाई, x बहुत बिगर वैल्यू है, तो x बहुत ज्यादा होगा तो फिर हम लोग r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो x फिर भी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बचेगा, के क्यू बाई एक्स, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बहुत दूर चले जाएंगे तो इनवर्स रिलेशन होगा, इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। शुरुआत में पैराबोला, बाद में ऐसा, आप बताओ इससे क्या ज्वाइन करें तो ज्वाइन तो ऐसे ही होगा, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि किस तरह का कर्व बनने वाला है। इसी तरीके से बनाया था हम लोग ने, यहाँ भी ऐसा ही होगा, बन गया ग्राफ। आर नेग्लेक्ट कर दिया है, देखो हम नेग्लेक्ट करें तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू बननी चाहिए, कुछ रिमेनिंग रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर x बहुत ज्यादा है तो r को अगर x के कंपैरिजन में हटा दें तो x बचेगा, यहाँ x को ही हटा देते तो फिर कुछ बचता नहीं, तो इसलिए हमें बाइनोमियल लगाना पड़ रहा है।
ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते क्या, इसको ऊपर ले जाएं, वही बाइनोमियल लगा दे? बाइनोमियल तब लगता है जब ये एक्स बहुत छोटा हो, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला टर्म लेस देन 1 हो, तब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है। तो यहाँ बाइनोमियल तो लग नहीं सकता, एक्स बहुत लार्ज था तो हम लोग ने आर को हटाया तो केवल एक्स स्क्वायर बच गया, जो ये बन गया के क्यू बाय। चलो लिखो इसको। तो इसलिए ग्राफ बनाया था हम लोग ने। फैन चालू करवाना है, एसी चालू बंद करते रहते हो तुम लोग। ऐसा करते हैं, दो सेक्शन बना लो इसकी, वहां एसी वाले लोग बैठ जाएगा और जिनको एसी पसंद, जिनको ये देखो यहाँ बंद है एसी, यहाँ जगह क्या है, एक स्टूडेंट की जगह, आ जाओ इधर आ जाओ। बाकी लोगों को भी बंद करवाना है क्या एसी? गर्मी हो रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही तुम लोग को? ऊपर से तुम जैकेट भी पहन पहन के बैठे हो। वो आ जाओ इधर आ जाओ, देखो एसी बंद है यहाँ पर। उसी को बंद करवा के मानोगी, फिर वो बाकी लोग करने लग जाएंगे एसी चालू करवाओ, गर्मी हो रही। लिखो लिखो, यहाँ स्पेस है, काफी लोगों का स्पेस है, जिनको भी एसी नहीं सूट कर रहा हो, एसी बंद है, यहाँ आके बैठ जाना। लिखा सभी ने इसको? चलो आगे बढ़ते हैं, आर्क का पोटेंशियल फाइंड करते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। बना लिया डायग्राम? मैक्सिमम कहां होता है? सेंटर पर, के क्यू बाय आर। जितना दूर जाएंगे सेंटर से एक्सिस के अलोंग, उतना ही पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा। अब तो हटा दिया जाए इसको, ये तो हम लोग ने पहले ही लिख लिया था। ये नया बस ये लिखा है कि डिस्टेंस ज्यादा हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो हेडिंग लो, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क, इसको हटा देते हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क। आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे देखिए। देखो बच्चों, आर्क का हम लोग फील्ड फाइंड किए थे, हम छोटे छोटे डी क्यू चार्जेस लिए थे, उनका फील्ड बनाए थे, फिर हमें देखना पड़ा था नेट फील्ड कहाँ आता है, बाइसेक्टर के अलोंग, ये एंगल का बाइसेक्टर के अलोंग आता है। क्या यहाँ भी वही सब करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? चार्ज तो इसके जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें कोई भी वेक्टर के टर्म में नहीं सोचना कंपोनेंट वगैरह करने के लिए। क्या पोटेंशियल लिखे सेंटर में, कि जो भी टोटल चार्ज है इसका डिस्टेंस कहीं से भी चेक करो, आर के इक्वल ही रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि वो सरकमफेरेंस पे ना आर डिस्टेंस पे आएगा, तो सिंपल रखिए कि भाई आर आंसर आएगा। ठीक है, कितना आसान है देखो इसके पोटेंशियल्स लिखना। और अगर हम इसको लेमडा के टर्म में लिखना चाहें तो के क्यू को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा। लेमडा होता है यूनिट लेंथ पर चार्ज, अगर यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा है तो इसकी लेंथ कितनी है आर की? आर अल्फा। यार अल्फा कहां से आ गया? रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल को आर्क लेंथ कहते हैं। तो यूनिट लेंथ पर लेमडा, आर अल्फा, आर्क लेंथ पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिए लेंथ से, डिवाइड बाय फॉर्मूला में एक आर था ना, तो आर से आर कैंसिल हो गया, के लेमडा अल्फा। अगर हम लोग लेमडा के टर्म में लिखना चाहें, याद इसके टर्म में रखेंगे, ये आसान है, के क्यू बाय आर लेमडा के टर्म में बोला जाएगा, लेमडा के टर्म में लिख देंगे। हम लोग ने क्या किया, जस्ट क्यू की जगह रख दिया यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा, तो आर अल्फा लेंथ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लिख लो इसको। तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए थे फील्ड में, फील्ड में कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते थे। अगर हम लोग क्वार्टर रिंग बनाए, दो क्वार्टर रिंग को ज्वाइन कर दिए थे, हम लोग को नेट फील्ड निकालने के लिए देखना पड़ा था किस डायरेक्शन में आ रहा है, सम करना पड़ा था, वो सब यहां भी करना पड़ेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन किया था हम लोग, याद है ऐसा क्वेश्चन? इसके सेंटर पे फील्ड फाइंड किया था, कितना जाएगा बताओ, पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कर रहा, पॉजिटिव वाला पुश करेगा बाइसेक्ट करते हुए, पॉजिटिव का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, नेगेटिव का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, और ऐड कर दे पोटेंशियल, वो तो फील्ड होता था वेक्टर,
पोटेंशियल में इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस चार्जेस देखने और डिस्टेंसेस देखनी। फील्ड में ये सब करना होता था। नेट फील्ड हम लोग ने फाइंड भी किया था, इस डायरेक्शन में आता। ये बात समझ में आ रही है ना? पोटेंशियल सेंटर पर आएगा जीरो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, और जीरो आ जाए। ये तो समझ में आता ना? वी सेंटर जीरो, डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू बाय आर, और के माइनस क्यू बाय आर, जीरो आ गया। और इसी की जगह फील्ड बोला जाता तो पहले फील्ड की डायरेक्शन बनानी पड़ती, कहां फील्ड आ रहा है, फिर दोनों फील्ड्स के बीच एंगल देखते, तब रिजल्टेंट आता। ये क्वेश्चन को करने में इतनी कैलकुलेशन इसके लिए कर दे? ये तो पोटेंशियल जीरो आ गया सीधे। फील्ड हम लोग पढ़ चुके थे, फील्ड किसी को याद है कितना आया था यहाँ पर? 2 k लेमडा बाय आर, जहाँ पे लेमडा दोनों में से किसी एक का लेमडा था, यही आंसर आया था। ये दोनों का फील्ड होता था √2 k लेमडा बाय आर, √2 k लेमडा बाय आर, फिर इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल पर होने की वजह से √2 टाइम्स हुआ था। एक रिंग के सेंटर से √3r डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है, इस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये बताना है। लैम्डा हमको चार्ज डेंसिटी दी गई है और आर रेडियस। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल से क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की जा सकती है क्या? कैसे फाइंड कर सकते हो? क्या हम लोग ये पढ़े थे अभी, यूज किया कहीं पर कि Q इंटू वी से पोटेंशियल एनर्जी आ जाता? अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है और उस पॉइंट पर Q चार्ज रख दिया जाए, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये था ना, V इक्वल टू होता था U अपॉन Q। तो वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंसेस भी दिख रही हैं, या फिर हम लोग पहले पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला लगाएं फिर Q से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? पोटेंशियल निकालकर Q से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट डिस्टेंस भी देख सकते हैं। ये हमें डिस्टेंसेस पता है चार्जेस के बीच में कितनी, के Q1 Q2 बाय R फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। और हम पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय Q भी कर सकते हैं। देखो पोटेंशियल होता है U अपॉन Q, अगर Q को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी। ये तो समझ में आता है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका मतलब वहां यूनिट चार्ज को लाने का वर्क हमें पता है। तो Q चार्ज को इंफिनिटी से लाने का वर्क Q इंटू वी, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता था। ये ऐसा हम लोग फील्ड में भी करते थे, Q इंटू ई से आता था F। यूनिट चार्ज पे फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, तो Q चार्ज पे फोर्स Q इंटू ई हो जाएगा। ऐसे यूनिट चार्ज को लाने का वर्क पोटेंशियल, तो Q चार्ज को इंफिनिटी से लाने का वर्क Q इंटू वी। ये समझ बैठता है ना? तो पोटेंशियल का तो फॉर्मूला बनाया ना अभी हम लोग ने, चार्ज जैसे दूरी देखा था क्या था, वो लगा दो, कितना आ जाएगा आंसर? पोटेंशियल जी आ जाएगा के, जो भी Q है अपॉन डिस्टेंस कितनी होती थी, R² प्लस x² का अंडर रूट। ठीक है, उसका चार्ज Q मान लिया, डिस्टेंस ये वाली होगी, और दूसरा चार्ज क्या है, स्मॉल q, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, यही है, या पोटेंशियल इंटू Q किया है, ऐसा समझ लो। x की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रख दें, √3r, सेंटर से डिस्टेंस की जगह √3r,
और क्यू की जगह लेमडा के टर्म में कुछ पुट करना पड़ेगा। लेमडा इंटू कितना लेके, क्योंकि हमें लेमडा दिया गया है, टोटल चार्ज ऑन रिंग हो जाएगा यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा, तो टोटल कितना 2 पाई आर है, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ गया स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस √3r है एक्स। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आर से आर तो कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा यहाँ कितना हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर से बाहर आएगा 2r, वो ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा। एक तो लेमडा बच रहा है ऊपर, एक स्मॉल क्यू बच रहा है, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, एक नीचे 2 बच रहा है, यहां से भी एक 2 निकलेगा ना बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल हो, नीचे 4 बचेगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, बस यही बच रहा है, ये आंसर आ गया। देखो इसको, कौन सा कैपिटल, इस वाले से? इसके चार्ज को कैपिटल क्यू कह रहे हैं, रिंग के चार्ज को कैपिटल क्यू कह दिया, जो हुआ यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा, तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर। देखा सभी ने क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन में अब इस चार्ज को थ्रो करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें चार्ज को हम लोग थ्रो करेंगे और उसको सेंटर तक पहुंचाना है। इस चार्ज को किस वेलोसिटी से, किस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करें कि सेंटर तक पहुंच जाए, पहुंचा सकते हैं ना? इसको थ्रो करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, चार्ज स्लो होता जाएगा, स्लो होते होते अगर बहुत कम वेलोसिटी से फेंके हो तो यहां कहीं जाके स्टॉप होके वापस लौट आएगा। हमें इसको सेंटर तक पहुंचाना है, मिनिमम वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन लिखो, इन दी अबाव क्वेश्चन, इन दी अबाव क्वेश्चन फाइंड, इन दी अबाव क्वेश्चन फाइंड minimum velocity, in the above question find minimum velocity so that charge can reach at the center of ring. Minimum in the above question find minimum velocity so that charge small q can reach at the center of ring. कितना वेलोसिटी से थ्रो करें उसको? अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन वाला थ्योरम लगा सकते हो। स्मॉल क्यू को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से टुवर्ड सेंटर फ्रॉम डिस्टेंस √3r। ये मिनिमम वेलोसिटी वाला फंडा कैसे आ रहा है यहाँ पर? बहुत फास्ट फेंक देंगे तो दूसरा साइड निकल जाएगा, और स्लो फेंकोगे तो लौट कर चला जाएगा। एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू हमें सेंटर तक पहुंचाना है या सेंटर क्रॉस करवाना है, ये सोच लो। सेंटर तक एटलीस्ट पहुंचाना है एक बार, तो अगर बहुत फास्ट फेंकेंगे तो भी सेंटर तक तो पहुंचेगा, लेकिन दूसरा साइड निकल जाएगा। स्लो फेंकेंगे तो यहाँ आकर पहले ही रुक जाएगा रिपल्शन से और लौट जाएगा, सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक परफेक्ट वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो एटलीस्ट सेंटर तक पहुंच जाएगा और वहां आकर रुक जाएगा। लेमडा बताओ कितना होगा? सेंटर पे वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जस्ट हमें सेंटर तक पहुंचाना है ना, बहुत ज्यादा थ्रो वेलोसिटी से थ्रो किए कि सेंटर पर पहुंचने के बावजूद उसके पास कुछ बच जाए, बस उसको जस्ट सफिशिएंट वेलोसिटी दे, सेंटर तक आए और आकर वहां पर रुक जाए। सेंटर पे जीरो माना होगा ना तुम लोग? सेंटर पे जीरो नहीं, हाँ सेंटर पे वेलोसिटी जीरो, ये तो समझ में आ रहा है। इसको इनिशियल स्टेट मानेंगे और सेंटर वाले को फाइनल, इनके बीच में इक्वेशंस लगा देते हैं। यहां पर हम लोग फाइनल स्टेट मान लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम जो बोलते हो तुम उसको।
आया सभी का आंसर? देखो ये लगाते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल के। काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का सम हम लोग के वर्क के इक्वल होना चाहिए। समझ में आता है तुम लोग को? डब्ल्यू एक्सटर्नल को क्या कर दें? बोलो, जीरो कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग तो उसको थ्रो करके फिर छोड़ दी, हम लोग उसको फोर्स नहीं लगा रहे, तो हम लोग का वर्क जीरो। और पोटेंशियल जी फाइनल माइनस पोटेंशियल जी इनिशियल। अब फाइनल कैसे लिखोगे? फाइनल कहां पहुंच गया? या देखो, इनिशियल अब फाइनली सेंटर पे पहुंचेगा, तो सेंटर पे जब पहुंचेगा तो क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर रहेगा, ये स्मॉल क्यू यहां जाएगा तो आर दूरी पर रहेगा। सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर इंटू स्मॉल क्यू की, ऐसा सोच लो। और पहले चार्ज से कितनी दूरी पर था? पहले आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का स्क्वायर, रूट थ्री आर का स्क्वायर बन रहा था ना, टू आर डिस्टेंस का अंडर रूट, ऐसी डिस्टेंस थी पहले। के क्यू बाय आर सेंटर का पोटेंशियल, और जब पहले रूट थ्री आर डिस्टेंस पे था, तो ये डिस्टेंस, ये वाली हम ये वाला डिस्टेंस काम में आ रहा था स्लैंटेड। ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कुछ चार्जेस से तो पास है, ये देखो ये दूरी कम है। ये तो अब क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, तो हम लोग ने ऐसे पोटेंशियल इनटू चार्ज करके एनर्जी लिख दी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे, कितना लिखे? जीरो। जस्ट पहुंचाना है उसको, इतना वेलोसिटी से फेंके। ऐसा गेम भी होता है ना कुछ, थ्रो किया सफिशिएंट वेलोसिटी से, कैरम होता है कैरम बोर्ड, उससे ज्यादा तेजी से फेंकते हैं तो उसको ज्यादा तेजी से हिट करते हैं तो क्या होता है, वो टकरा के वापस आ जाता है। कैरम तो खेला है ना, कैरम बोर्ड होता है, उसमें हम लोग पूरा सोच समझ के तरीके से हिट करते हैं कि जस्ट सफिशिएंट जाए और जाकर गिर जाए, होता है ना। वैसा ही हम लोग इसको हिट किए हैं, स्लोली स्लोली वहां जाएगा, रिपेल होने की वजह से स्लो होता जा रहा है और यहाँ के रुक गया। उससे थोड़ा भी एक्स्ट्रा वेलोसिटी होता तो दूसरा साइड निकल जाता, उससे कम वेलोसिटी होता तो फिर वापस लौट जाता, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन इनिशियली थी उसके पास, हम लोग उसको फेंके थे ना हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से वी निकाल लो, लास्ट में क्यू का वैल्यू रख देंगे। वी कितना आ रहा है पहले क्यू के टर्म में बताओ? ये रूट के क्यू स्मॉल एम आर, आगे कुछ नहीं बच रहा है, टू थ्री कुछ भी नहीं, कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे टू बचेगा, टू कैंसिल हो जाएगा, फिर क्यू की वैल्यू रख दोगे, लेमडा के टर्म में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? के को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा को क्यू को लेमडा इंटू क्या लिखते? अच्छा, ये सब लोग को समझ में आता है, लेमडा इंटू 2 पाई आर क्यू है, टोटल लेंथ ऑफ रिंग मल्टीप्लाइड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हम लोग के पास हो गया टोटल चार्ज डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कैसे कर देंगे? एम आर से। तो एक स्मॉल क्यू भी है ऊपर, फिर एम आर से डिवाइड कर, तो लेमडा के टर्म में आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको। लेमडा के टर्म में क्या आंसर आ रहा है? लेमडा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बचा है। अच्छा, लेमडा स्मॉल क्यू अपॉन टू एम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही ना? देखा सभी ने? आसान है ना क्वेश्चंस पोटेंशियल वाले, कर सकते हो। पोटेंशियल में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, फील्ड में वेक्टर की वजह से बहुत सोचना पड़ता था। ये पोटेंशियल में तो चार्जेस देखने हैं, डिस्टेंसेस देखनी है, और के क्यू अपॉन डिस्टेंस करने से पोटेंशियल आ जाता है। दो रिंग है, इनके सेंटर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है, ए एंड बी के बीच में। क्यू के टर्म में लिख देते, Q1 क्यू। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन लिखो, प्रीवियस क्वेश्चन तो कर लिया होगा सभी ने। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ए एंड बी।
जो फर्स्ट का सेंटर है ए, इस पर पोटेंशियल कौन से चार्ज की वजह से हो? क्या लिखोगे? वीओ को लिख दोगे के क्यू वन बाय आर, ऐसा लिखोगे? ए के पोटेंशियल में कौन कौन से चार्जेस का टर्म्स लिखोगे? दोनों चार्जेस का वजह से पोटेंशियल है कि एक ही चार्ज की वजह से पोटेंशियल? लेकिन हम तो सेंटर पे के क्यू बाय आर पढ़ते थे, हम लोग पोटेंशियल लिखे थे ना सेंटर पे के क्यू बाय आर, टोटल चार्ज ऑफ रिंग से आर डिस्टेंस पर है तो के क्यू अपॉन आर। लेकिन वो तो तब होता था जब एक ही रिंग थी, ये तो आसपास जो चार्जेस है उनका कंट्रीब्यूशन भी तो आएगा ना, वो भी रिपेल करेंगे। तो सेंटर ए तक पहुंचना है वो किसी यूनिट चार्ज को, तो किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? एक तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काउंटर करना पड़ेगा, एक Q2 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर, तो दोनों का टर्म्स आए। वी ए बताओ कितना होगा? वी ए लिखो, फिर वी बी लिखेंगे और माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछा है हमसे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ए एंड बी। ए टू आर, टू आर आ रहा है, अच्छा ठीक, कॉमन आ गया होगा टू आर। देखो वी ए हम जब लिखा होगा तो वी ए लिखेंगे के क्यू वन बाय आर, प्लस क्यू टू का टर्म भी आएगा के क्यू टू बाय, क्यू टू के लिए क्या लिखोगे? क्यू टू के चार्ज से भी तो कुछ दूरी पर है, यहाँ का चार्जेस भी तो यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे ए पर, तो क्यू टू का टर्म भी आना चाहिए, के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही करना चाहिए ना जिसको टू आर डिस्टेंस कह रहे हो। तो ये बन गया के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय टू आर, ये वाली डिस्टेंस टू आर, पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ही जब हम लोग वीबी फाइंड करेंगे तो वीबी कितना आ जाएगा? वीबी आएगा के क्यू वन बाय आर, अच्छा बी बी निकालना है ना, बी तो यहाँ पर, बी तो Q2 वाले का है रिंग का, तो के Q2, Q2 से कितना दूरी पर है? Q2 जितना भी चार्ज है सब जगह सेंटर से आर दूरी पर ही रहेगा क्योंकि रिंग पर, और Q1 वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, उसका कंट्रीब्यूशन भी लिखना पड़ेगा, और Q1 वाला चार्ज यहाँ से अगेन टू आर डिस्टेंस पर, तो के Q1 बाय टू आर। अब इन्हें माइनस कर लेते, माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? माइनस तो कर लोगे ना तुम लोग, वी ए माइनस वी बी करने पर के, ये Q1 माइनस Q2 वाला टर्म तो आ जाएगा बाहर, और टू आर बच रहा है, टू आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रिंग्स आ रहा है। अब हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो बच्चों, हम लोग के पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग के सिलेबस में, पॉइंट चार्ज, रिंग, आर्क, ये तो पढ़ लिया, वायर बच गया है, प्लेट बच गया, और स्फीयर, इन सबका पोटेंशियल भी फाइंड करना है। इनका फील्ड तो हम लोग फाइंड किए थे, तो वायर और प्लेट के क्वेश्चन करने के लिए हमें पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग वायर और प्लेट का क्वेश्चन करेंगे। वायर और प्लेट हम लोग के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन नीट में उसका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको डिराइव करें। देखो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल आसान लग रहा है ना अभी तक? तुम लोग को फिजिक्स समझ में तो आती है ना? कुछ बच्चे सर पकड़ के बैठी रहती हैं, कुछ लड़कियां तो ठीक हो सब लोग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है? इजी लग रहा है तुम लोग को? बहुत, फिर तो अच्छा है तुम लोग का फिजिक्स, इसका मतलब। ये अचीवर में जो पढ़ते रहते हैं, कोई बड़े दीदी लोग हो यहाँ पे पढ़ रही हो, उनसे पूछना तो वो बोलेंगे नहीं इलेक्ट्रोस्टैट, उनको घबराहट हो जाती है इस नाम से। बड़ा चैप्टर है ना थोड़ा सा, लेकिन इसमें अगर हम लोग डेरिवेशन हटा दें, लास्ट में जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो इसका थ्योरी बहुत कम है। कुछ ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वी के फॉर्मूला ही तो याद करने हैं इसमें,
और ऑब्जेक्ट भी कितने से, 3-4 ऑब्जेक्ट है, बस पूरा इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो जाता है। डेरिवेशन की वजह से थोड़ा बड़ा लगता है चैप्टर। ई और वी को रिलेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन हो सकता है और क्यों होगा रिलेशन? पोटेंशियल होता है वर्क और फील्ड होता है फोर्स। क्या रिलेशन है? वर्क फोर्स से ही तो आएगा। अगर फील्ड रहेगा तो फील्ड के अगेंस्ट हम ट्रेवल करेंगे, यूनिट चार्ज को ट्रेवल करवाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। अगर फील्ड ही नहीं है तो वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बिना फील्ड के पोटेंशियल नहीं हो सकता है। पोटेंशियल फील्ड से क्यों रिलेटेड होता है? फील्ड के थ्रू फोर्स आता है और उस फोर्स को काउंटर करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, हम लोग अपना वर्क लेते हैं और हम चार्ज को मूव करवाते हैं। फील्ड नहीं तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो फिर कोई भी पोटेंशियल भी नहीं होगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हो ना तुम लोग, इस फ्लोर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राउंड से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो नीचे की तरफ हर किसी को नीचे खींचता है। तो यहाँ ऊपर चढ़कर आने के लिए, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए तो हमें मेहनत लगती है, और ऊपर जाए अगले फ्लोर का पोटेंशियल और ज्यादा, क्योंकि और मेहनत लगती है ऊपर जाने में। अगर फील्ड ही नहीं हो तो स्पेस जैसा हो जाए, सब लोग फ्लोट करने लग जाए, तो पोटेंशियल फिर मतलब ही क्या है पोटेंशियल का? कहीं भी पहुंचना हो पहुंच जाओ वहां पर, वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है। जैसे स्पेसशिप में होता है ना, वो लोग उड़ते रहते हैं, जीरो ग्रेविटी वाला रीजन, लेकिन यहाँ फील्ड है इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ रिलेशन होगा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखते हैं, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, यही तो था। और एक्सटर्नल वाले को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क का माइनस, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपॉन क्यू। क्यू से डिवाइड क्यों किए? डेफिनेशन, पर यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क। वर्क कैसे लिखेंगे आप बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई इंटू डी आर। इंफिनिटी से लाते हैं आर डिस्टेंस तक, क्यू से डिवाइड कर दिए। क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल देखो फील्ड से रिलेट हो गया, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डी आर के साथ इंटीग्रेशन करो इंफिनिटी से आर तक, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? ये ऊपर वाला भी है ना इनके। कल से संजय मिश्रा सर की क्लास होगी, टॉपिक DOA। क्या होता है ये? बायो है क्या ये? अच्छा चलो ठीक। और फिर कल का क्लास शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया है, देख कर जाना है। 13 को होने वाला 13 को डेट को होने वाले माइनर टेस्ट का सिलेबस भी नोटिस बोर्ड पर आ गया है, देखना। ठीक, चलो ठीक। अब 13 को तब तक तो इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा ना, करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना हो जाएगा सब देंगे उसमें। एक दो दिन पहले तक जो पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रो तो हो ही जाएगा ना। इलेक्ट्रो तो बस अब हम लोग के पास इलेक्ट्रो में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ई और वी का रिलेशन पढ़कर हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल बचे हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद हम लोग को डायपोल पढ़ना है। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है लास्ट में डायपोल, छोटा सा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं उसके। चलो इसको रिलेट करते हैं पहले। इसे देखो सब लोग, ई डॉट डी आर इंफिनिटी से आर तक लाने का वर्क। ये फॉर्मूला कुछ स्पेशल टाइप का है क्या? ये वर्क लिखा हुआ है, फोर्स, ये फोर्स है क्या? फोर्स ही तो होता है फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क है यूनिट चार्ज को मूव करने का, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने का वर्क। और ये माइनस क्या कर रहा है आगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखोगे तो हम लोग को तो लिखना वर्क एक्सटर्नल का था, तो इसलिए माइनस लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट वर्क करते हैं हम लोग, उतना ही वर्क करेंगे, अपोजिट साइन का वर्क, तो इसलिए माइनस लगा दिए। ये समझ आता है ना? अच्छा, इसमें इंफिनिटी से लाने की बजाय हम R1 से R2 तक लाते, तो R1 से R2 तक फिर क्या होता? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता। R2 तो आगे V2 लिख दिया, देखो 2 है तो ऊपर वाला माइनस ये V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता। इनफाइनाइट रखने से ये वाला इनिशियल जीरो बन जाता है, और अगर R1 से R2 तक लाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये तो समझ बैठ रहा है ना? तो अब हम लोग को फील्ड दिया जाएगा, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल पूछा जाएगा, हम इंटीग्रेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसको लिखना, पहले उससे पहले ही देखो, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस तरह का दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट दिया है हम लोग को 20x आई कैप, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई और जेड कंपोनेंट्स जीरो है, वाई और जेड कंपोनेंट जीरो। हमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर दिखाइए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 1 2 3, ये लोकेशन दे दी, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना। कैसे करना चाहिए?
पोटेंशियल फाइंड करने का एक तरीका होता है, हमें चार्जेस दें तो के क्यू बाय आर कर सकते हैं। यहाँ चार्ज नहीं दिया, उनका फील्ड दे दिया। अब चार्ज नहीं दिया तो के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला तो काम कर रहा नहीं, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी और ई का रिलेशन से काम बना से चलाना पड़ेगा। क्या किया जाए बताओ इसमें? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? v1 माइनस वी टू। अब एक प्रॉब्लम है, किसको आगे रखा जाए? ये जीरो जीरो वाला आगे रखे कि ये वाला आगे रखे? किसमें से किसको माइनस करे? पोटेंशियल डिफरेंस जब पूछा जाता है तो दो नंबर देते हैं, बोलता है इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ, तो जो पहले आगे लिखा हुआ है उसको यहां भी आगे लिख देना। और ये 1 2 3, ये सिंबल ये समझ में आ रहा है? जो आगे लिखा है उसको आगे लिख दिया, जो पीछे लिखा है उसको पीछे लिख दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा गया। कुछ लोग ऐसा इनिशियल फाइनल की तरीके से सोच रहे होंगे, ये इनिशियल है वो फाइनल है। ये वर्क नहीं पूछ रहा कि यहां से वहां तक जाने का वर्क बताओ, ये बोल रहा है डिफरेंस बताओ। अगर हमसे बोला गया ए और बी का डिफरेंस बताओ, तो ए माइनस बी करेंगे कि बी माइनस ए कर देंगे? ए और बी का डिफरेंस बताओ, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी। जो आगे लिखा है उसको आगे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो बाद में नाम लिया गया उसको पीछे लिखा जाएगा। नहीं तो साइन का प्रॉब्लम होगा, आंसर तो आ जाएगा न्यूमेरिकल, तो साइन गलत आएगा हम लोग का। माइनस लिमिट्स लगाते हैं, जो आगे लिखा है उसकी लिमिट भी ऊपर रहेगी। 0 0 0, यह है 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिख दे? जो दिया गया 20x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? डी आर लगाना था ना, लेकिन लेकिन ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो डी एक्स लगाएंगे, ये तो समझ आता है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। करो, लिखो इसको। हाँ देखो, ऊपर R2 की जो ऊपर है वो आगे है, जो नीचे लगा हुआ है वो पीछे की तरफ है। हाँ देखो सिंपल, जो आगे लिखा हुआ है उसकी लिमिट भी तो ऊपर रहेगी, जो पीछे लिखा है उसकी लिमिट नीचे की तरफ रहेगी। लिखो, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है। 10 आ गया आंसर। ये था ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर हम लोग ने इसको वैल्यूज रख दी इसके लिए। पॉजिटिव का आ रहा है कि नेगेटिव? और अगर हम लोग ये लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते तो नेगेटिव आंसर आ जाता। ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आगे क्यों आया? बाकी लिखा कैसे है तो समझ में आ रहा है, माइनस ई डॉट डी आर, ई की जगह ई वाली वैल्यू, डी आर की जगह डी एक्स लिख दिया। यहाँ तो सब समझ आता है ना। मेन लिमिट्स में दिक्कत है। सब लोग लिखो, फिर इसको एक साथ डिस्कस करेंगे। जीरो वाला 0 0 0 यानी ओरिजिन को आगे क्यों रख दिए हम लोग? सब लोग ने लिख लिया?
जल्दी जल्दी नोट करो इसको, आंसर तो निकाल लेना। 10 आ रहा है सब लोग। 20x लिमिट्स कैसे लगाई वो समझेंगे, तब तक पहले इसको सॉल्व कर लो। 20x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 20 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 20 x² बाय 2, आगे जो माइनस साइन था वो तो है ही। फिर लिमिट्स लगाएंगे, हमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट से मतलब है ना, ऊपर तो है 0 और नीचे है एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट 1, तो 2 3 तो y और z है, वो हमें मतलब नहीं, इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, देखते हैं इसको, लिखा सभी ने। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज में फर्क है थोड़ा सा। लिमिट्स कैसे लगी, हमें यहां लिखा मिलता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट मिल जाएगा ए एंड बी। ये ऐसा नहीं पूछ रहा वर्क बताओ, वर्क वाली लैंग्वेज अलग होती है। अगर वर्क पूछता तो क्या लिखता है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी। खुद बोलता ए से बी तक जाओ, तो फिर इसका मतलब बी फाइनल हुआ, ए से स्टार्ट करना और बी तक जाना है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है इसमें कि ए से बी तक जाओ, इसमें बोल रहा है ए और बी के बीच डिफरेंस बताओ। ये बात समझ में आ रहा है, इसमें बोला ए और बी के बीच डिफरेंस निकालो, तो वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा कि वी बी माइनस वी ए कर दोगे। लैंग्वेज के हिसाब से तो बोला जाएगा कि दोनों का जैसे कोई बोला जाए राम और श्याम के मार्क्स में डिफरेंस बताओ, तो इसका मतलब राम के मार्क्स माइनस श्याम के मार्क्स। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस आ सकता है, उसकी मार्क्स ज्यादा हुए पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें तो जो बोला जाएगा जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसको आगे रखेंगे ना, ए और बी का, क्योंकि यहाँ साइन का साइन पे डिपेंडेंस रहती है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे जो पहले लिखा जाएगा डिफरेंस में ए और बी का डिफरेंस बताओ, तो जो पहले बोला उसको आगे रखेंगे, जो बाद में नेम लिया गया जिसका उसको पीछे रखा जाएगा। तो लिमिट्स में भी ऐसा ही करना, जो आगे रखा है उसकी लिमिट्स भी ऊपर है, जो आगे रखा है उसकी लिमिट्स ऊपर है, देखो जो पीछे लिखा है उसकी लिमिट्स भी नीचे रहेंगी। ये तो समझ में आता है ना। वर्क वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, उसमें बोलता है ए से बी तक मूव कर कर जाना है, तो हमें समझ आता है साफ कौन फाइनल है कौन इनिशियल। और डिफरेंस पूछा जाएगा तो दो नेम लेगा, जो आगे लिखा है पहले नेम लिया उसको आगे रखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, लिख लो इसको। इसी में अगर वर्क पूछते तो फिर जैसा तुम सोच रहे थे वैसे लिमिट्स हो जाती, बी को बी वाले को फाइनल मानते, ए से बी तक जाने का वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बदल देते हैं थोड़ा सा। ये तो लिख लिया सभी ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में ना होकर वाई जेड सभी डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का हो, 2x आई कैप प्लस 3y² जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, इस तरह का फील्ड है, एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शंस में है। क्वेश्चन लिखो, चेंज कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाली पॉइंट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन origin and 111, find potential difference between origin and 111। origin हो गया 0 0 0, इसमें इंटीग्रेशन होगा कैसे, यहाँ तो एक्स वाई जेड सब आ गए, एक्स के साथ dx लगा देंगे, y के साथ dy और z के साथ dz, अलग अलग करना पड़ेगा इनको। आंसर भी आ गया। पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। अगर लिमिट्स उल्टी लगा देंगे, ओरिजिन का नाम पहले लिया है और बोल रहा है डिफरेंस बताओ, तो ओरिजिन को हमें आगे रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करना है v 0 0 0 माइनस v 1 1 1। ये तो समझ में आ गया ना, ओरिजिन वाला पोटेंशियल को आगे रखा गया है, तो लिमिट्स में भी ओरिजिन वाला लिमिट्स आगे रहेंगी, 1 1 1 को बाद में लिखा जाएगा, नहीं तो आंसर में माइनस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। साइन हम लोग का जो करेक्ट आंसर है उससे अपोजिट साइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट dr का क्या करें, dx dy dz सब लिखना पड़ेगा। इसमें इसको ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दे दिया गया है 2x आई कैप प्लस कितना है 3y² जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दिया dr को ओपन करके लिख दिया dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz
के कैप। इसका मतलब क्या है कि एक्स के साथ ओनली एक्स लगेगा। डी आर जो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया, एक्स वाई जेड। हम किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, हम सब जगह चल रहे हैं, क्योंकि अब सभी डायरेक्शन में फील्ड है। तो आई कैप वाला ओनली आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स को केवल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से, और जेड को जेड से। तो इससे देखो क्या बनेगा हम लोग के पास, माइनस ब्रेक हो जाएगा, 2x dx 3y² dy -4z³ dz। इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आ रहा है। लिमिट वगैरह लगा क्या ये कर लोगे ना सब लोग, आंसर लिख दूं मैं। और लिमिट्स में क्या है, लोअर लिमिट तो सब में 1 है, अपर लिमिट सब में 0 है। सॉल्व कर लोगे तुम लोग कह रहे हो, तो आंसर लिख देते हैं +3 वोल्ट। हाँ बोलो। क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, इनको डायरेक्ट ई में पुट कर दोगे, तो अगर ई में डायरेक्ट पुट कर देंगे, इधर देखो बच्चों, ये ऐसे कह रही है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इन सबको उसमें पुट कर सकते हैं क्या ई में? क्यों नहीं कर सकते? ये भी सही है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं और वो वैसा एक्स वाई जेड दिख रहा है, हमको देख के ऐसा फील आ रही है कि पुट कर देते हैं। पर उससे होगा क्या, पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इन इंस्टेंट पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दो कोऑर्डिनेट्स पे फील्ड आ जाएगी, बाकी बीच वाली लोकेशंस पे फील्ड कितनी है वो थोड़ी आएगी। अगर ओरिजिन और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वर्क निकालना है यूनिट चार्ज को मूव करवाने का। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह मूव करवाने का वर्क। तो बीच में फील्ड क्या है वो तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो केवल इस लोकेशन पे पता लगी ना, इसलिए पुट करने से कुछ नहीं होगा, वो उन लोकेशन की फील्ड आएगी होगी। ये समझ बैठता है? अच्छा, हमेशा पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा है देखते हैं। ये नेगेटिव आंसर नहीं आया, देखो हम लोग के पास पॉजिटिव क्यों आ रहा था, इसको हम लोग समझते हैं और इसको लिखेंगे भी फिर नोट लगाकर। फर्स्ट वाला केस याद करो, फर्स्ट में फील्ड कहां था, ओनली एक्स डायरेक्शन में, ऐसा ही ना। और ओरिजिन था, एक ए पॉइंट था ओरिजिन, यही सिचुएशन थी ना। और बी पॉइंट कहां था, बी पॉइंट 1 2 3 यहां कहीं था ऊपर, बी पॉइंट 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था। पॉजिटिव क्यों आ रहा है हम लोग खुद समझने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैथमेटिकली तो आ गया पॉजिटिव। ये बताओ, बी से अगर हम लोग को ए तक चलना है तो या तो स्ट्रेट रास्ता सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे जा सकते हैं, ऐसे नीचे आए फिर यहां जा सकते हैं, कोई सा भी रास्ता सेलेक्ट करो इक्वल वर्क आएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कोई सा भी पाथ से जाए ए से बी तक, बी से ए तक, क्योंकि हमें चाहिए वी ए माइनस वी बी ना, ट्रेवल करके गए। तो बताओ, हमें पॉजिटिव वर्क करना होगा नेगेटिव वर्क? अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है, प्लस चार्ज के बारे में सोचो, प्लस चार्ज पर फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, बताओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अलोंग फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग फोर्स कहां लगाएंगे आगे की तरफ? एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस चार्ज को रिलीज कर दो प्लस चार्ज को, तो ये दौड़कर जाएगा राइट साइड में, और हमें इसको पुश करके ले जाना पड़ रहा है लेफ्ट में। तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा कि नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव। हमको इधर फोर्स खुद फील करो ना, उसको खींच के लेकर आना, रिलीज कर दे भाग जाता है, उसको खींच के लाना पड़ रहा है ना हम लोग को। अगर हम लोग उसको रिलीज करते खुद ही पहुंच जाता है तो हम नेगेटिव वर्क पहुंच, ये तो दौड़ने की इसकी टेंडेंसी राइट में और हम इसे लेफ्ट में ले जा रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। हम लोग का जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो पॉजिटिव वर्क आएगा। इसीलिए पोटेंशियल बढ़ गया, अगर हम लोग पॉजिटिव वर्क करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? अगर बी से ए तक जाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल हाई है देन बी। ये तो समझ बैठ रहा है ना? तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, जब भी फील्ड के अगेंस्ट चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करोगे, पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट ट्रेवल करवाओगे, तब तक पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा, और फिर तो पोटेंशियल हाई आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं क्या, इफ वी ट्रेवल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल विल इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करोगे तो तुम्हें पोटेंशियल इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। और ऐसा हो क्यों रहा होगा? क्योंकि अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट चलाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से पूछा जाए किन पॉइंट्स का पोटेंशियल हाई, ये बताना है।
ए और बी में किसका पोटेंशियल हाई है बताओ? ए और बी में किसका पोटेंशियल हाई है इस वाली सिचुएशन? ए का, क्योंकि इंफिनिटी से बी तक तो पहुंच जाएंगे, यहाँ पर ए तक पहुंचने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करवाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है। तो उसको देख के ही समझ में आ रहा है ए का पोटेंशियल हाई है बी से, ये तो समझ में आता है ना। कुछ लोग सोच रहे हो कहाँ हम लोग ऐसा करेंगे, इस साइड से आ जाएंगे चुपके से, बताओ फिर तो नहीं होगा ए का पोटेंशियल हाई। ऐसा नहीं कर सकते क्या? फील्ड जो होता है इनफाइनाइट रेंज का होता है, तुम ऊपर से आने की कोशिश करोगे वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये बात समझ में आती है ना? तो ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कोई चालाकी से कहीं और साइड से हम लोग बात सेलेक्ट करते हैं कुछ और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बताओ सी और डी में किसका पोटेंशियल हाई? सी और डी में सेम क्यों है? इंफिनिटी से सी तक पहुंचने के लिए जितना चलना पड़ रहा है उतना ही डी तक पहुंचने के लिए चलना पड़ रहा है। सी और डी का तो सेम है। और ऐसा भी सोच सकते हैं सी तक आने के लिए जितना वर्क है डी तक जाने के लिए भी उतना ही वर्क है, क्योंकि सी तक पहुंचकर फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर लो। परपेंडिकुलर मूव करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? 90 डिग्री एंगल है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करें तो पोटेंशियल चेंज नहीं होते क्योंकि वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन फील्ड के अगेंस्ट अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं तो वर्क करना होता है, पोटेंशियल इंक्रीज कर। ये समझ में आ रहा है ना? वाकई में समझ में आती है। और ये इधर इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं, ये तो हर जगह लाइफ में ट्रू होता है। जब तक अपोजिंग सिचुएशंस नहीं हो, डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं, उनके अगेंस्ट मेहनत करते हैं तो फिर लोग फेमस हो जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ जाता है उनका। ऐसा ही है ना, भगत सिंह और ये अपने जो होते थे पहले गांधी जी वगैरह, अगर मान लो कोई फेवरेबल सिचुएशन है उसी के अगर उसमें काम करता रहे तो ये फील्ड के डायरेक्शन में चलो तो पोटेंशियल कम हो जाएगा तुम्हारा। फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो तुम्हें फिर दुनिया मुझे करके किया क्या तुम लोग ने, इसको रिलीज कर दो प्लस चार्ज को खुद ही भाग जाएगा। हम बोल रहे हैं हम लेकर गए उसको, वो तो खुद ही जा रहा था प्लस चार्ज। तो फील्ड की डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है कि नहीं? जितने भी लोग फेमस होते हैं वो कुछ तो करते हैं ना, कॉम्पिटिशन या डिफिकल्ट सिचुएशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, मेहनत करना पड़ता है पॉजिटिव वर्क, और उससे फेमस हो जाते हैं। है सर, ये बड़े बड़े लोग जैसे विजय माल्या का बेटा था, उसको जानते हो तुम लोग? जानते हो कौन? पता नहीं क्यों बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत फेमस पॉलिटिशियंस हैं कुछ हैं जिनके आगे की जनरेशन को कोई नहीं जानता। वो फेमस हो गए, कुछ मेहनत की, उसके आगे का था पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। है कि नहीं है? बहुत बड़े एम्पायर्स, कुछ लोग पहले के टाइम में किंग्स होते ना, वो वॉर वगैरह लड़ते किंग होते थे, कुछ तो फेमस हुए, फिर उनकी कुछ आगे की जनरेशन होती थी सब मिट्टी में मिला दी, और उनको ना तो उनका हिस्ट्री में नाम है ना कोई जानता है उनको। जब तक डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगी, उनके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे तो फिर पोटेंशियल कम हो जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन में चलो कुछ पोटेंशियल नहीं बढ़ता, अगेंस्ट ट्रेवल करने से पोटेंशियल बढ़ता है। इसलिए कुछ लोग डिफिकल्टीज ढूंढते रहते हैं, कुछ तो मिले और फिर हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें। या कोई साइंटिस्ट है कुछ ऐसा, नोबेल प्राइज कब मिलता है? जो बाकी दुनिया नहीं ढूंढ पा रही है, मुश्किल है जिसको ढूंढने में, वो ढूंढ तभी तो नोबेल प्राइज मिलेगा, है ना? तो ऐसा ही करना पड़ता है। चलो ठीक है, इसको लिखो पहले, ये बना बाद में बनाना, पहले लिखो, नोट लगा के लिखो। इफ वी ट्रेवल, बायो में भी मिलता है नोबेल प्राइज, डिजीज वगैरह कोई डिस्कवर कर लेता है। अच्छा इंडिया के एक, नहीं डिजीज वो भी जो इंडिया के भी थे ना जिन्होंने जीन वाला कोई, हरगोविंद खुराना थे जिन्होंने जीन सीक्वेंसिंग सबसे पहले, बचपन में पढ़ा था मैंने, भूल गया तुम लोग तो जानते होगे। जीन के शायद 10th क्लास में पढ़ाते थे ना, थोड़ी बहुत बायो तो हम लोग को भी 10th क्लास में। मेंडल एक्सपेरिमेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है, मेंटल एक्सपर वैसे नहीं, उसमें सिखाया जाता था। अब मेरा सबका अपना अपना अप्रोच होता है, जैसे मेरे को ऐसे एक्सपेरिमेंट पसंद आते थे जिसमें कुछ यूनिक हो, तो सर ने उसमें दिखाया कॉपी में, उस टाइम तो प्रैक्टिकल कुछ दिखाया नहीं जाता था, बस उसमें कॉपी में पढ़ाते थे, उसमें बताया कि एक पेड़ का तना लो, उसको ऐसा इस शेप में छील कर दूसरे पेड़ से लगा दिया जाएगा, तो ग्राफ्टिंग कहते हैं ना उसको। अब मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप का दिमाग था, तो मुझे लगा ये तो बहुत मजेदार, ऐसे तो हम कुछ भी वैरायटी तैयार कर सकते हैं, कोई सी पेड़ में कुछ भी लगाओ फिर कुछ भी बना लो। लेकिन मैंने ट्राई किया, वो हुआ नहीं। वो इतना आसान नहीं होता ना ग्राफ्टिंग, सही उसको सही से कट करना पड़ता है, और इवन जिससे कट कर रहे हैं उसको सैनिटाइज भी करो, नहीं तो उसमें डिजीज हो जाएगी। मैंने काफी ट्राई किया, लेकिन एक बार के लिए तो ऐसा तो छोटा बच्चा हो और इंजीनियरिंग वाला दिमाग हो तो फिर हम
बहुत कुछ सोच लेते हैं ना हम लोग, मजा आ जाएगा, अब तो हर पेड़ में हम कुछ भी लगा देंगे, पता लगा नीम के पेड़ में कोई फूल उग रहे हैं अलग अलग टाइप। चलो ठीक है, इसको देख, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ देखो, इफ वी ट्रेवल, नोट लगा के लिखो, इफ वी ट्रेवल, तुम लोगों ने कभी ट्राई किया वैसा, बस पढ़े हो, चल लिखो, इफ वी ट्रेवल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, if we travel against electric field, if we travel against electric field, potential will increase. If we travel against electric field, potential will increase. And if we travel in the direction of electric field, and if we travel in the direction of electric field, potential will decrease. लिखा इसको, चलो ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसमें पहले इसको वापस से बना देता हूँ, इसमें हम समझ रहे थे सब कुछ मिक्स हो गया। ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें अरेंज करना है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है, इनको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल हम लोग को दिखाई दे रहा है ए का, फिर उसके बाद सी और डी का इक्वल है, और सबसे कम है बी का। ये तो समझ में आ रहा है, बी तक पहुंचना आसान है इन्फिनिटी से, यहाँ पे सी या डी तक थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और ए तक फील्ड के अगेंस्ट और चलना पड़ेगा, जितना फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ेगा उतना यूनिट चार्ज को लाएंगे पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल हाई होगा। और परपेंडिकुलर चलने में कुछ नहीं करना पड़ता, सी से डी तक आने का वर्क जीरो, तभी इनका पोटेंशियल सेम कर दी। लेकिन वर्क वो नेगेटिव चार्ज का तो हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, लेकिन डेफिनेशन पोटेंशियल की तो यही थी ना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मूव करवाने का वर्क। ये कह रही कि ए से बी से ए तक अगर नेगेटिव चार्ज को ले जाएं तो बी पर नेगेटिव चार्ज रखो, फील्ड के अगेंस्ट चलता है, उस पर फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है, खुद ही चला जाएगा वो ए तक तो। लेकिन हम उससे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं बता सकते, क्योंकि डेफिनेशन में प्लस चार्ज को ले जाने के लिखा था ना हम लोग। और अब हम लोग जो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के क्लोज इंक्रीज होता है, पॉइंट चार्ज के पास में पोटेंशियल ज्यादा होता है, पॉइंट चार्ज से दूर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो कम हो जाता है। ए और बी में किस में पोटेंशियल ज्यादा है बताओ, ए पर। अब हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, चार्ज के क्लोज है इसलिए पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन आपको हमको ये भी तो समझना आ गया, बी से ए तक आने के लिए फील्ड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा, फील्ड है आउटवर्ड, और बी से अगर ए तक पहुंचना है, बी से ए की तरफ जाना है, तो फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करवाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो पोटेंशियल इसलिए बढ़ गया। या फिर ये सोच लो चार्ज के क्लोज है, अब सोचने का एक तरीका और आ गया ना, फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करने से भी पोटेंशियल बढ़ता है, ये भी हम जानने लगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के क्लोज पोटेंशियल कम होता है, ऐसा क्यों? नेगेटिव चार्ज उसमें फील्ड की डायरेक्शन देख, नेगेटिव चार्ज के क्लोज वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, दूर वाले पॉइंट पर ज्यादा होता है, बल्कि क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई, एक तो चार्ज के टर्म में सोच सकते हो, जितना पास रहोगे उतना मैग्नीट्यूड हाई आएगा, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस कम मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेकिन साइन की वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा। इतना समझ लेते हो तुम ऐसे वर्बली बिना कैलकुलेशन? चलो ठीक। और अब तो फील्ड की तरीके से सोच सकते हैं ना, बी से ए तक चले, पॉजिटिव चार्ज को लाओ, फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, वो तो उसको रिलीज कर दो, खुद ही आ जाएगा वो, है ना। अगर हम यहाँ पर आए तो फिर तो दुनिया सवाल पूछेगी भाई क्या किया तुम लोग, खुद ही आ जा रहा था वो तो, हम बोले हम चार्ज को लाए, वो खुद ही आ रहा था यहाँ, तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, मतलब ए का पोटेंशियल कम है बी से। ये समझ आता है ना? देखो फिजिक्स हम लोग की लाइफ जैसी है ना, फिजिक्स के फंडास जो है वो तो सब जगह लगते हैं। कुछ
नहीं, ए और बी लोकेशंस, उनको लोकेशंस को नेम लिख रहे हैं, ए और बी लोकेशंस है। चलो बना लो इसको। ये ऊपर वाला समझ आ गया? ये आ गया वाकई में समझ, पर ये भी आ जाना चाहिए। देखो, बी से ए तक चलकर आओ, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओ, और फील्ड की डायरेक्शन में चल रही हो ना, बी से ए तक चले तो फील्ड भी तो इधर अंदर की तरफ है, तो फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर कर जाएं। अभी लिखा ना, फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो पोटेंशियल रिड्यूस होता हुआ दिखेगा हमें। तो फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल किए तो बी से पोटेंशियल ए का कम है, और आगे जाओगे और कम हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल कम हो गया। या चार्ज के टर्म में सोचना है वैसे सोच सकते हैं। ये समझ आया अभी? यहां क्यों ए का पोटेंशियल बढ़ गया था? क्योंकि बी से ए तक आने में फील्ड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। तो इनको तुम कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट किया करो, तब तुमको इनका ये समझ में आएंगी चीजें। नहीं तो सिर्फ ऐसे, जैसे मान लो सामने से बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उसके अगेंस्ट साइकिल चलाओ, पॉजिटिव वर्क है ना, लगेगा ना थक गई मैं, तो ऐसा लगेगा बहुत, ये तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। साइड में खड़े हो जाओगे, जब ये बंद हो जाएगी आंधी तभी चलाएंगे, क्योंकि अगेंस्ट चलने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल इसलिए बढ़ रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमें जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, घर में पीछे से हवा चलने लग जाए बहुत तेज, साइकिल पेडल मारना बंद कर दो, बस ऐसे बैठ जाओ, अपने आप ही चल ले, हवा ही ले जाएगी साथ में हवा, होगा ना? तो हम उल्टा लिख दिया हमने, नहीं सही। वी भी बड़ा क्यों हो गया? वी भी इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वी ए कम हो गया। यही तो है। क्यों? ये ऐसे कह रही कि वी बी, मैं ये कह रहा हूं कि वी ए छोटा हो गया है, क्योंकि बी से ए तक गए, बी से ए तक गए तो हम लोग ने नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया तो ए का पोटेंशियल कम होगा बी से, ए का पोटेंशियल कम हो गया बी से, इसलिए बी वी भी बड़ा हो गया। बाकी लोग को समझ में आ रहा है सब? देखो, ये बताओ कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस फ्लोर का ज्यादा है, नीचे वाले फ्लोर का कम है ना? क्योंकि नीचे वाले फ्लोर से ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं, हमें वर्क करना पड़ता है, फील्ड नीचे की तरफ, फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ता है। जब भी अगेंस्ट बोलते फील्ड नहीं आती कि अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगेंस्ट ट्रेवल कर, कुछ भी अगेंस्ट करना है तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? मम्मी पापा ने कुछ कहा, उसकी अगेंस्ट काम करना है, मेहनत करनी, ऐसे ही नहीं होगा। उन्होंने जो कहा वो कर दो तो फिर तो खुशी खुशी हो जाता है वो काम। कुछ भी काम अगेंस्ट करना हो मेहनत लगती है ना, पोटेंशियल बढ़ गया उसका। फिर देखो, तो ए का पोटेंशियल अगेंस्ट चलने से बढ़ रहा था जब फर्स्ट वाले केस, वही समझ आता है तुमको, लिख लो उसको। लिए सारे डायग्राम। अब ये वाली बात लिखते हैं, परपेंडिकुलर ट्रेवल करने में कुछ नहीं करना होता, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो इन सबको। देखो, इफ वी ट्रेवल परपेंडिकुलर, क्या हुआ, बना रहे हो अभी इसको? जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ सब लोग। अब तो लिख लिया होगा। देखो, इफ वी ट्रेवल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, if we travel perpendicular to electric field, potential will not change. If we travel perpendicular to electric field, potential will not change. इसका लॉजिक क्या दिया जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन, इसको अगर ओपन किया जाए तो ये आएगा ई डी आर कॉस थीटा, यही तो आएगा डॉट प्रोडक्ट में। और अगर 90 डिग्री एंगल हो जाए फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में, तो जीरो होने वाला है। जहां फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर चलोगे तो वर्क जीरो ही करना पड़ेगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। ये बात समझ आती है ना? चलो लिखो इसको।
क्या पढ़ रहे हैं लोग? लिखा सभी ने? चलो नेक्स्ट लिखते हैं। एक सर जो था कंडक्टर की सरफेस, भूल गया था। देखो कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल होती है। बिगनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे थे तुम लोग कल, थे ना? उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल होती है। उसका रीजन क्या दे सकते हैं? फील्ड जीरो तो अंदर होती है, सरफेस पर तो होती है ना फील्ड। सरफेस पर हर जगह फील्ड परपेंडिकुलर होता है, सब पढ़ा था हम लोग ने। तो परपेंडिकुलर का पोटेंशियल सेम होने से क्या लेना देना बता? फील्ड कंडक्टर की सरफेस पर हर पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्री चार्जेस होते हैं, पढ़ा था हम लोग ने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में। अब इस वजह से कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा, सरफेस पे कोई भी पॉइंट्स ले लो, पोटेंशियल सेम आएगा। लॉजिक क्या देंगे इसको? वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर ए से बी तक अगर हम लोग कोई चार्ज को ट्रेवल करवा कर लाएं तो वर्क जीरो, क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं। अभी अभी पढ़ा हम लोग, फील्ड के परपेंडिकुलर चलने से वर्क नहीं करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, so work done in moving a charge from one point to another point will be zero, so potential difference will be zero। तो हम कह सकते हैं जब पोटेंशियल जीरो तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इक्वी पोटेंशियल हो गया। लिखो इस बात। सरफेस ऑफ, देखो, सरफेस ऑफ ए चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, surface of a charged isolated conductor is an equipotential surface, surface of a charged isolated conductor is an equipotential surface because electric field remains perpendicular, because electric field remains perpendicular at all points on the surface of conductor। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से अब क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो। जैसे हमें वीए माइनस वीबी पूछ लिया जाए, दो सरफेस पे दो पॉइंट्स दे दिए, बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ, हम लोग बोलेंगे ई डी आर कॉस 90 जीरो। जीरो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया क्योंकि वर्क ही नहीं करना पड़ रहा मूव करने में। तो ए इज इक्वल टू बी, पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी इक्वल, इसलिए हम लोग ने इक्वी पोटेंशियल कह दिया। अब बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो तुम लोग। बिगनर बॉक्स 5 का 2 क्वेश्चन क्या कह रहा था? यही कह रहा था क्यू चार्ज को मूव करवाना हो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर तो वर्क बताइए कितना होगा। जीरो आंसर आए। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज फील्ड इज परपेंडिकुलर एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। समझ आता है ना? इसको लिख लो। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, पहले इसको लिखो जल्दी जल्दी। अच्छा कुछ नोट में और लिखना, फील्ड की डायरेक्शन भी लिख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा ना सब लोग ने? surface of an isolated charge conductor is an equipotential surface because field remains perpendicular at all points on the surface of conductor। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट लिख, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया है 100 और 20। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ कि लो से हाई पोटेंशियल की तरफ? हाई से लो होगी। क्यों? पता कैसे लगेगा? देखो हम लोग पढ़े थे फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल रिड्यूस होना चाहिए और फील्ड के अगेंस्ट चलने से बढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं 20 से अगर चलकर जाए तो 100 क्यों हो गया आगे? पोटेंशियल इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हम फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करके आए। ये समझ में आ रहा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। देखो इस बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोले, ये तो बना लिया कंडक्टर वाला। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
direction of electric field will be from high potential to low potential. High potential to low potential. देखा? अब इसको बना लो डायग्राम को. ये ऑनलाइन वाले बच्चे वो इक्वी पोटेंशियल वाला नहीं लिख पाए. जो लोग प्रीवियस थर्ड वाला पॉइंट नहीं लिख पाए ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ. थर्ड पॉइंट क्या लिखे थे हम लोग? सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर is an equipotential surface because electric field remains perpendicular at all points on the surface. Because electric field remains perpendicular at all points on the surface of conductor. Perpendicular रहने से वर्क नहीं करना पड़ता मूव करने में, तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता, इसलिए इक्वल पोटेंशियल हर जगह. ये लिख लिया सभी ने? तो चलो ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है. अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को रिलीज कर दे तो वो कहां ट्रेवल करेंगे देखते हैं. प्लस चार्ज को रिलीज कर दे, कहां दौड़ कर जाएगा? वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस पर अपोजिट. तो हम कह सकते हैं इफ वी रिलीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम रेस्ट, देन पॉजिटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन वही, एंड नेगेटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. ये तो समझ आता है ना? ये देखो फील्ड से ही समझ आ रहा है. तो लिखो इसको. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इफ वी रिलीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, at rest, if we release positive and negative charges at rest, then positive charges will move. We release positive and negative charges at rest, then positive charges will move from high potential to low potential. Then positive charges will move from high potential to low potential, and negative charges will move from low to high potential. लिखा सभी ने? हाँ बोलो. क्या नहीं कर रहे? कहीं से भी ले जाओ, कहां से लेके जाना? ए से बी तक लेके जाना है. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन कहां से ले जाना? ए से टेस्ट चार्ज लिया पॉजिटिव, लेके जाओ बी तक. पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रही हो, है ना? सामने से बहुत तेज हवा चल रही है, अगेंस्ट साइकिल चलाओ. सोचो, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा. पॉजिटिव वर्क करोगी तो ए से ज्यादा होगा बी का पोटेंशियल. ए से ज्यादा होना चाहिए ना बी का पोटेंशियल. ए से बी का पोटेंशियल हाई, इसलिए ए का पोटेंशियल कम. मॉड्यूल तो है क्या? होमवर्क लिख लो. अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल मूव कर रहा था, ये सुना सभी ने? तो इस बात का जवाब दो. तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछे इफ नेगेटिव चार्जेस आर रिलीज्ड, देन नेगेटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स लो टू हाई पोटेंशियल. सही बात. और अगर बोले नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल एनर्जी टू हाई पोटेंशियल एनर्जी, ये सही बात है क्या? जहां पोटेंशियल लो वहां पोटेंशियल एनर्जी लो नहीं होगी. नेगेटिव चार्ज को अगर रिलीज कर दें तो नेगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. इसका मतलब क्या ये हो गया कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. जहां पोटेंशियल लो वहां एनर्जी लो नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी लो नहीं होगी नेगेटिव चार्ज. अगर हम नेगेटिव चार्जेस को रिलीज कर दें, देन दे मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल एनर्जी टू हाई पोटेंशियल एनर्जी. ये सही बात है. क्यों? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है, ये हम लोग ने लिखा है. सही बात. क्या नेचर में कभी ऐसा हो सकता है लो से हाई खुद से चला जाए, उसकी एनर्जी खुद से बढ़ जाए, बढ़ा ले वो अपनी एनर्जी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना. जहां पोटेंशियल लो है एक्चुअली में वहां पोटेंशियल एनर्जी
हाई, ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में है, उसमें ध्यान रखना, जहां पोटेंशियल लो है नेगेटिव चार्ज का, वहां एनर्जी एक्चुअली में हाई हो, माइनस साइन की वजह से हो। नेचर में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो खुद से कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ चला जाए, बिना एक्सटर्नल कहीं से एनर्जी सप्लाई किए खुद से अपनी एनर्जी इंक्रीज कर ली। मैं क्या समझा रहा था समझ तो आया? लो से हाई पोटेंशियल गया, लेकिन एनर्जी के टर्म में सोचे तो हाई से लो एनर्जी गया, जैसे कि हर कोई करता है। कहां तक क्वेश्चन किए थे? बिगनर बॉक्स 5 तो अभी पूरा नहीं बनाना है, नेक्स्ट डे इसको नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। एक्सरसाइज 1 में देते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर कहां तक किए थे लास्ट में? ये 46 से शायद नहीं दिए थे। देखो 46 से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हो जाएगा, ये भी कर सकोगे। 46 से तुम लोग को बनाना है यहां तक, 64 तक। 46 से 64 तक बनाने हैं क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 नहीं बनाना है। 46 से 64 एक्सरसाइज 1, उसमें 48 नहीं बनाना है। जो स्फीयर के पोटेंशियल है, जो अभी हम पढ़ा नहीं हम लोग ने, 54 नहीं बनाना है, 56 नहीं बनाना है। स्फीयर वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग, जहां भी बोला जाए पोटेंशियल ऑफ स्फीयर तो वो नहीं बनाना है अभी। 62 नहीं बनाना है और 65 नहीं बनाना है, ठीक है? बाकी बना लेना है। क्या मोस्टली छोड़ दिया है किसी ने? जहां भी तुमको ऐसा लगे ना स्फीयर का पोटेंशियल पूछा हुआ है, वो नहीं पढ़ाने हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये किसका मॉड्यूल है?